नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वैभव सिंह है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन टीबीएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शिवदासपुर मड़वाडी में हूँ। टीबीएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शिवदासपुर मड़वाडी वाराणसी एक फुल्ली इक्विप्ड ऑर्थोपेडिक सेंटर है। आज मैं आपको ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि हड्डी से जुड़ी एक बीमारी है, उसके बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं और अपने आप टूटने लगती हैं या छोटा आघात लगने के बाद टूट जाती है। हल्की फुल्की चोट लगने से हड्डी को टूटने को ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डी की कमजोरी होती है। इसके कई कारण हैं, जिसमें से एडवांसिंग एज, यदि आपकी उम्र बढ़ रही है तो ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। औरतों में बीमारी ज़्यादा देखी जाती है, स्पेशली जब उनका मासिक बंद होता है तो इस बीमारी को देखा जाता है। पुरुषों में यह बीमारी 65 साल की उम्र के बाद होती है। यह बीमारी पुरुषों में एवं स्त्रियों में हार्मोन से जुड़ी होती है। और स्त्रियों में ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो हड्डी की मजबूती के लिए जिम्मेदार होता है। जब ईस्ट्रोजन की कमी होती है तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। यह यूजुअली औरतों में मासिक के बाद होता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। 65 साल की उम्र के बाद पुरुषों में इस हार्मोन की कमी पाई जाती है, जिसके कारण से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डी कमजोर होने से मरीज कभी भी हल्की फुल्की चोट लगती है या चोट नहीं भी लगती है तो हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाता है। और भी इस बीमारी के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि यदि आप तंबाकू का सेवन करते हैं या अगर आप शराब का सेवन करते हैं या आपको कभी कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन दिए गए हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक तरह की दवाइयां होती हैं जो कि अस्थमा के पेशेंट्स को चलती हैं या फिर और भी अन्य बीमारियों में दी जाती हैं। यदि कॉर्टिकोस्टेरॉइड दी गई हैं तो भी ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। यह बीमारी पारिवारिक भी होती है, माँ बाप में पाई जाती है और जेनेटिकली संतानों में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। पहले हड्डी टूट चुकी है तो फ्यूचर में हड्डी टूटने का खतरा ज्यादा रहता है। यदि पेरेंट्स में हिप फ्रैक्चर हुआ है या वर्टिब्रल फ्रैक्चर हुआ है तो हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाता है। यदि आपका खान पान बढ़िया नहीं है, यदि आप पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं, प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेते हैं, खाने में कैल्शियम की कमी होती है तो हड्डी कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है। और यदि आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जैसे कि यदि आप ज्यादा व्यायाम नहीं करते हैं या आप ज्यादा फिजिकल लेबर नहीं करते हैं या आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, ज्यादा काम धाम नहीं करते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, डेस्क जॉब है, ज्यादा धूप में नहीं निकलते हैं, तो भी हड्डी का कमजोर होना और हड्डी के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी को हम कैसे डायग्नोज करते हैं? इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। मरीज को कई बार बैक में पेन होता है, पीठ में, कमर में दर्द होता है। यह दर्द कम ड्यूरेशन का भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट का मतलब कि कम ड्यूरेशन, पिछले 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 2 हफ्ते में कमर का दर्द अचानक से बढ़ गया हो, तो यह भी एक लक्षण होता है ऑस्टियोपोरोसिस का। कुछ मरीजों में एक क्रॉनिक पेन होता है। क्रॉनिक मतलब 6 हफ्ते से ज्यादा, 2 महीने, 3 महीने की ड्यूरेशन है और कमर में दर्द हो रहा है, तो यह हड्डी, कमजोर हड्डी के कारण भी यह दर्द हो सकता है। जनरलाइज्ड बॉडी पेन, कि आपके शरीर में एक दर्द बना हुआ है हड्डियों में, हाथ में, पैर में, कंधे में, कमर में एक जनरलाइज्ड दर्द बना हुआ है, यह भी ऑस्टियोपोरोसिस का लक्षण हो सकता है। कई बार आप देखे होंगे कि कुछ पुरुष या महिला, उनकी कमर झुकने लगती है, वो आगे की ओर झुकने लगते हैं। ये जो झुकना है, ये कंप्रेशन फ्रैक्चर के कारण होता है, ये ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हो सकता है। अगर आप आगे झुक रहे हैं तो यह ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी के कारण हो सकता है, क्योंकि आपकी हड्डियां, कमर की रीढ़ की हड्डियां टूट रही हैं और आप आगे की ओर झुक रहे हैं। कई बार मरीजों में देखा जाता है कि उनके हाइट कम होने लगती है। जैसे पहले उनकी हाइट 5 फुट 6 इंच थी, फिर अचानक से आधे इंच के हाइट का लॉस हो गया, उनकी हाइट अब 5 फुट 5 इंच है, या उम्र के बढ़ने के साथ हाइट में कमी आ रही है। तो यह भी इसलिए होता है क्योंकि हड्डियां, कमर की हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां टूट रही हैं और हाइट कम हो रही है। तो ऐसा ये सब लक्षण है ऑस्टियोपोरोसिस के। ऑस्टियोपोरोसिस की डायग्नोसिस कैसे की जाए? सबसे पहले यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो, कई बार औरतों में देखा जाता है उनमें बच्चेदानी निकाल दी गई है। हमारे देश में ऐसी कई औरतें हैं जिनका कम उम्र में, 30 साल 40 साल की उम्र में बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ है और बच्चेदानी निकाल दी गई है, और इन औरतों का मासिक कम उम्र में बंद हो गया, 30 साल 40 साल की उम्र में मासिक बंद हो गया। ये औरतें बहुत ही हाई रिस्क होती हैं कमजोर हड्डियों के लिए। अगर 30 साल 40 साल की उम्र में मासिक बंद हो गया है तो इन औरतों को ऑस्टियोपोरोसिस खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और 60 साल, 65 साल, 55 साल, 70 साल तक आते आते इनकी हड्डियां अपने आप टूटने लगती हैं। यह बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस जब अपने चरम पे पहुंचती है, यह बीमारी जब अपने चरम पे पहुंचती है तो मरीज छींकता है और छींकने से उसकी पसली टूट जाती है। तो इस बीमारी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस इज द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। यह तीसरा सबसे बड़ा कारण है औरतों में मृत्यु का, हार्ट डिजीज और कैंसर के बाद। हार्ट डिजीज और कैंसर के बाद ऑस्टियोपोरोसिस औरतों में मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। और ये एक साइलेंट एपिडेमिक है, ये हर जगह दिखता है, हर जगह पाया जाता है, परंतु ये तब तक मैनिफेस्ट नहीं करता है, ये तब तक सामने नहीं आता है जब तक मरीज की हड्डी नहीं टूटती है। ये पहली बार मरीज को इस बीमारी के बारे में तब पता चलता है जब उसकी हड्डी टूट गई होती है। तो इसलिए ये एक साइलेंट एपिडेमिक इसको बोला गया है, ये पॉपुलेशन में आमतौर में पाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस
अगर मैंने जितने भी आपको लक्षण बताए इनमें से कोई भी लक्षण यदि आपके पास हैं, आपका कोई परिवारजन या आपके माँ बाप या आपका कोई रिलेटिव, कोई सगा संबंधी या कोई मित्र आपका इन लक्षणों से परेशान है, तो सबसे पहले किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना है और उससे परामर्श लेना है। ऑर्थोपेडिक सर्जन यूजुअली इस बीमारी को डायग्नोज करने के लिए कुछ जांचें लिखेंगे, सिम्टम्स को जानने के बाद कुछ जांचें लिखेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जांच जो है वो डेक्सा स्कैन है। डेक्सा स्कैन डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री स्कैन होता है। ये एक लो डोज एक्सरे होता है जो कि आपके बोन की डेंसिटी का मापदंड होता है। बोन में क्या डेंसिटी है उसका मापदंड होता है और उसको कंपेयर किया जाता है पॉपुलेशन के साथ। यूजुअली एक नॉर्मल बोन जो है उसमें -1 के ऊपर जब टी स्कोर होता है उसको नॉर्मल माना जाता है। डेक्सा स्कैन से आपका टी स्कोर पता चलता है और टी स्कोर मोर देन -1 इज कंसिडर्ड नॉर्मल। जब टी स्कोर -1 के ऊपर होता है तब इसको नॉर्मल बोला जाता है। टी स्कोर -1 से -2.5 अगर होता है तो ये ऑस्टियोपिनिया है, मतलब ये बॉर्डर लाइन केसेस है जिनमें हड्डियां कमजोर हो गई हैं और हो रही हैं, परंतु एक्सट्रीम कमजोर अभी नहीं हुई है, बहुत ज्यादा कमजोर नहीं हुई है। इस बीमारी को ऑस्टियोपिनिया बोलते हैं जब टी स्कोर -1 से -2.5 होता है। यदि डेक्सा स्कैन में टी स्कोर -2.5 से ज्यादा कम है तो ये फ्रैंक ऑस्टियोपोरोसिस है और इसमें इमिनेंट फ्रैक्चर का खतरा बहुत ज्यादा होता है। यह फ्रैक्चर किसी भी कारण से हो सकता है, छोटा मोटा आघात लगने से हो सकता है, यदि कोई गिर गया, बाथरूम में गिर गया या फिसल गया, बिस्तर से गिर गया तो हड्डी टूट जाती है। हड्डी यूजुअली गिरने से नहीं टूटती है, एक मजबूत हड्डी नॉर्मल गिरने से नहीं टूटती है, पर यदि अगर यह हड्डी टूट रही है नॉर्मल गिरने से या बाथरूम में फिसलने से या बिस्तर में गिरने से ये हड्डी टूट रही है तो ये कमजोर हड्डी का लक्षण है और इसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ये हड्डी बिना किसी आघात के भी टूट जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां बिना आघात के भी टूट जाती हैं, अपने आप कमर की हड्डियां टूटने लगती हैं, चरमराने लगती है। तो इसलिए सबसे पहला जो काम है, जो आपका कंसल्टेंट होगा, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होगा, वो आपको ऑस्टियोपोरोसिस के डायग्नोसिस के लिए डेक्सा स्कैन के बारे में बतलाएगा। एक बार जब आपका डेक्सा स्कैन होगा, इसके अलावा वो आपको रेडियोग्राफ मतलब एक्सरे के लिए भी बोलेंगे। एक्सरे अलग अलग जगह का होता है, रीढ़ की हड्डी का होता है, कंधे का होता है, हिप का होता है। एक्सरे में रीढ़ की हड्डी अगर टूटी है, कंप्रेशन फ्रैक्चर्स है तो ये एक्सरे में भी डायग्नोस होता है। एक्सरे कुछ सर्जन्स हैं जो कि एक्सरे से भी ऑस्टियोपोरोसिस की जानकारी के बारे में पता लगा सकते हैं और इसके अलावा कुछ खून की जांचें होती हैं। ये सारे जांचें के बाद आपका ऑस्टियोपोरोसिस कंफर्म होता है कि हाँ हमें ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है या नहीं है, या हम हाई रिस्क हैं ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप करने के लिए। एक बार इस चीज का कंफर्मेशन होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस के अगर हम हाई रिस्क हैं तो उसका परामर्श अलग है, अगर हमको फ्रैंक ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसका परामर्श अलग है। यदि अगर आप हाई रिस्क कैंडिडेट हैं जिसको ऑस्टियोपोरोसिस फ्यूचर में हो सकता है, हाई रिस्क कैंडिडेट हम उनको बोलते हैं जिनके माँ बाप को ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है या उनके माँ बाप की हड्डियां टूटी हैं या इन मरीजों में पहले हड्डी टूट चुकी है या इनका बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ है या इनको स्टेरॉइड की अगर थेरेपी चली है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की थेरेपी चली है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की थेरेपी चली है, इन मरीजों को हम हाई रिस्क केस बोलते हैं। हाई रिस्क का मतलब है कि ये इनमें ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी से ग्रसित होने की संभावना ज्यादा होती है। इनका टी स्कोर जो है वो -1 से -2.5 के बीच में है, जिसको ऑस्टियोपिनिया बोलते हैं। ऐसे मरीजों को हम यूजुअली दवा तो नहीं चालू करते हैं, फिर भी कुछ सप्लीमेंट दिया जाता है जैसे कि मल्टीविटामिन, कैल्शियम दिया जाता है और इन मरीजों को हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए हम बोलते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें सबसे पहला है अच्छा खान पान। एक प्रोटीन रिच डाइट, कैल्शियम रिच डाइट देनी होती है, एक बैलेंस डाइट जो कि रिच है कैल्शियम में और जो कि रिच है प्रोटीन में, एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस मील, ये सबसे पहला परामर्श यही होता है। इसके अलावा हम फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बोलते हैं, मरीज को फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है। फिजिकल एक्टिविटी में लाइट वेट्स कर सकते हैं, टाई ची कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, ट्रेडमिल कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। योगा भी अच्छी एक्सरसाइज है, परंतु कुछ लोड देना होगा शरीर को। लोड आप यूजुअली वेट से दिया जाता है, होम बाउंड एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, बॉडी वेट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। टाई ची एक अच्छी एक्सरसाइज है जिसको कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी का भी इसमें रोल आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपको अल्कोहल पूरी तरह से बंद करना होता है। यदि आप तंबाकू का या शराब का सेवन करते हैं तो इससे हड्डी कमजोर होने का खतरा बढ़ता है, ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित होने का खतरा बढ़ जाता है और इसलिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अल्कोहल का मात्रा कम करना या शराब कंज्यूम करना बंद कर देना, इसको एडवाइस किया जाता है। तंबाकू का सेवन बंद कर देना, इसको भी एडवाइस किया जाता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सनलाइट एक्सपोजर, कि आप धूप में बैठें, सुबह 8 बजे से 10 बजे की धूप अच्छी होती है, आधे घंटे से 40 मिनट आप धूप में बैठें जिसमें कि आपका पीठ, आपका छाती, आपका थाइज, जंघा ये एक्सपोज हो, इसको धूप मिले। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम बोलते हैं कि कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं जैसे कि मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ये सब ऐड किया जाता है। ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड परामर्श हैं।
ये उनको दिया जाता है जिनको ऑस्टियोपेनिया है या ज्यादा खतरा है ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप करने का। अब मैं आपको उन मरीजों के बारे में बताता हूं जिनको फ्रैंक ऑस्टियोपोरोसिस है। फ्रैंक ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि डेक्सा स्कैन पे टी स्कोर -2.5 से ज्यादा कम है। जब डेक्सा स्कैन में टी स्कोर -2.5 से ज्यादा कम होता है तो इसको फ्रैंक ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। और इन मरीजों में हड्डी टूटने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। ये मरीज कभी भी इनकी हड्डी टूट सकती है, गिरने से या आघात लगने से, छोटा मोटा चोट लगने से हड्डियां टूटने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी आघात न लगने पे भी हड्डी टूट जाती है। इन मरीजों को फ्रैंक ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित होना बोला जाता है। जब मरीज को फ्रैंक ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो उसमें हम इनके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ कुछ दवाइयां भी चलाते हैं। कई बार सिंगल ड्रग थेरेपी चलती है, एक दवा चलती है, कई बार डबल ड्रग थेरेपी चलती है, 2 दवाएं चलती है, 3 दवाओं का भी प्रावधान है। ये डिपेंड करता है कि मरीज की उम्र क्या है, वो क्या टॉलरेट कर पा रहा है, कौन सी दवा का सेवन कर पा रहा है, उसका बजट क्या अलाउ कर रहा है, क्योंकि हमारे देश में मरीज प्राइस सेंसिटिव होते हैं, बजट के भी इश्यूज होते हैं, तो बजट क्या अलाउ कर रहा है, उसकी बीमारी का सीवियरिटी क्या है, कितनी खतरनाक रूप से उसको वो ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित है। यदि बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पे ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित है, हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर है, टी स्कोर -3.5, -4, -4.5 इस तरह से टी स्कोर होता है, तब हम 2 दवाइयां या कई बार 3 दवाइयां भी चलाते हैं। और इसके साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का प्रावधान है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोटीन रिच, कैल्शियम रिच डाइट, एक बैलेंस डाइट रिच इन फ्रूट, वेजिटेबल, डेयरी और प्रोटीन रिच, कैल्शियम रिच डाइट देते हैं। इसके अलावा सनलाइट एक्सपोजर जरूरी होता है और तंबाकू और शराब का सेवन बंद करना होता है और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी होती है। फिजिकल एक्टिविटी में जैसे मैंने आपको बताया, लाइट वेट्स 1 किलो 2 किलो के डंबल से आपको एक्सरसाइज करनी होती है। लाइट वेट्स, हैवी वेट्स नहीं, लाइट वेट एक्सरसाइज करनी होती है। आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और इसके साथ साथ दवाएं चलती हैं। दवाएं 2 तरह की आती हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। एक दवा जो होती है एनाबॉलिक होती है और दूसरी दवा जो होती है वो एंटी रिजॉर्प्टिव होती है। तो जो एनाबॉलिक ड्रग्स होते हैं उसमें डेली इंजेक्शन चलते हैं, कई सारे तरह की दवाइयां आती हैं, उसमें डेली इंजेक्शन चलते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, अलग अलग रेजिमेंट्स हैं। और एक एंटी रिजॉर्प्टिव थेरेपी होती है, उसमें टैबलेट्स भी चलती हैं, इंजेक्शन भी चलते हैं। तो ये सारी दवाएं हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। उन औरतों में जिसमें कम उम्र में मासिक बंद हुआ है, जैसे कि बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ है या किसी अन्य कारण से कम उम्र में मासिक बंद हो गया है, 30 साल 40 साल की उम्र में मासिक बंद हो गया है, ऐसे औरतों में हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का भी प्रावधान है। HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो औरतों के हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, वो औरतों को दिए जाते हैं और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का प्रावधान है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन से कंसल्ट परामर्श लेके उनसे ही चालू होता है। और इसके अलावा जिन औरतों में हाई रिस्क है या खान पान की समस्या है या लाइफस्टाइल में शराब का या तंबाकू का इश्यूज हैं, तो वो सारे इश्यूज को रिजॉल्व करना होता है। इसके अलावा कुछ मरीजों में स्टेरॉइड्स चलते हैं, स्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स चलते हैं। ये अस्थमा में या अन्य किसी बीमारी में ये स्टेरॉइड्स चलते हैं। तो जिन मरीजों में स्टेरॉइड्स चलते हैं तो उनमें हड्डी कमजोर होने का और हड्डी के टूटने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें हम उनके जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनसे परामर्श लेकर यदि हम स्टेरॉइड का डोज कम कर पाएं या स्टेरॉइड बंद कर पाएं तो इसके लिए भी परामर्श लेना होता है। और यदि स्टेरॉइड नहीं बंद कर पा रहे हैं तो उसके लिए इनको एडिशनल प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, दवाइयां लेनी पड़ेंगी। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट एपिडेमिक है। आपको इस बीमारी के बारे में अवगत होना है। आपके परिवार में शायद कोई होगा जो इस बीमारी से ग्रसित है। हाँ, इसके कई सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि कमर में दर्द हो रहा है, कम ड्यूरेशन का दर्द है, 10 दिन 15 दिन से दर्द हो रहा है, 20 दिन से दर्द हो रहा है, या लंबे ड्यूरेशन का दर्द है, 3 महीने 4 महीने 6 महीने से दर्द हो रहा है, या कमर झुक रही है, आगे की ओर मरीज झुक रहा है, उसका पोस्चर बिगड़ रहा है, कंधा उसका झुक रहा है, अगर ऐसा है, या उसका हाइट का लॉस हो रहा है, या उसको एक जनरलाइज बॉडी पेन है, शरीर में एक नॉर्मल दर्द हुआ हमेशा बना रहता है, कभी भी दर्द जाता नहीं है, हमेशा एक कमजोरी महसूस होती है, तो इन सारे लक्षणों को आप अनदेखा ना करें और जल्द से जल्द आके अपने कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन या किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से आके परामर्श लें। और परामर्श लेने के बाद आप उसकी जांच कराएं, डेक्सा स्कैन कराएं, स्क्रीनिंग कराएं और यदि आप बीमारी से ग्रसित हैं तो उसका इलाज लें, क्योंकि हड्डी टूटना एक बहुत बड़ा खतरा है आपके जीवन शैली के लिए भी, और इसमें जीवन मृत्यु होने का भी खतरा होता है। हिप फ्रैक्चर हो जाए या वर्टिब्रल फ्रैक्चर हो जाए तो ये सीरियस इश्यूज होते हैं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इससे मृत्यु का भी खतरा बढ़ जाता है।